कि यूं ही नहीं बनता कोई मसीहा, खुद की तकलीफों की तिरंजलि देकर गैरों की तकलीफें अपनानी पड़ती है। नमस्कार, मैं कुलदीप के आप सभी का स्वागत करता हूं द चर्चा 24 में। आज का प्रोग्राम है चर्चा हो रही समाज में। वो चर्चा किस चीज की हो रही है? वो चर्चा हो रही है आज के जो कि लोगों की मदद करते हैं, जो अपने समय से समय निकालकर दुनिया की मदद करने निकलते हैं। ऐसे ही हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक वीरांगना, झांसी की रानी कहेंगे हम, बड़ी बहन सविता आर्या जी से। पानीपत से एक बहुत बड़ा नाम है। हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, बहुत बड़ा नाम है सविता आर्या। तो हमारे साथ मौजूद है बहन सविता आर्या जी। बहन जी, एक बार हमारे दर्शकों को सबको एक बार नमस्कार। बहन जी, आप बहुत बड़ी समाज सेवा करते हो, बहनों के लिए खड़े रहते हो। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप हमारी बहनों के लिए इतना मदद कर रहे हो और इतने दिन रात एक कर रहे हो। बहन जी, समाज सेवा ही क्यों? समाज सेवा तो घर में काम करते वो भी सेवा ही है जी। कोई अपने परिवार की सेवा करता है। आप अब जैसे यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो ये भी एक सेवा ही है जी। कि मेरी बात को लोगों तक पहुँचाना, ये भी सेवा ही है जी। तो समाज सेवा का अलग अलग अभिप्राय है कि इससे हम समाज में सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मीडिया किस तरीके से सेवा कर रहा है कि ये जनता की आवाज़ जनता तक ही पहुंचाना, बिल्कुल लोगों के मुद्दे उठा के वहां तक पहुंचाना, तो समाज सेवा का अलग अलग अभिप्राय है। तो हम भी समाज में सेवा कर रहे, कोई अपने घर में भी करते तो वो भी एक सेवा ही है। बहन जी, समाज सेवा कब से आपने शुरुआत की और क्या ऐसा मन में आया कि ना मैं आपको समाज सेवा करनी है? ये एक वाक्य है छोटा सा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा समाज सेवा में आने का कारण मैंने क्या था। वैसे तो मैं काफ़ी समय से महिलाओं के लिए काम करती थी, जैसे मान ले गरीब बेटियों की शादी करवाना या गरीब की कोई और सहायता करना, जैसे एजुकेशन में बच्चियों की सहायता करना। क्योंकि जब हम बचपन से देखते आ रहे थे कि ग्रामीण प्रवेश में मैं पली बड़ी हूँ, तो मुझे ग्रामीण प्रवेश में बेटियों के साथ जो भेदभाव होता था बेटे और बेटियों के साथ, तो वो मैं शुरू से बचपन से देखती आ रही थी। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि भी जब मैं बड़ी होंगी, जब मैं अपने कुछ बनूंगी, तो मैं अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए कुछ करने की मेरी इच्छा थी। जी। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं कब करूंगी और क्या करूंगी और कैसे करूंगी। लेकिन वो टीस थी महिलाओं के लिए मेरे दिल में। और मैं आपको समाज सेवा में आने का अपना पहला उदाहरण जो मैं बताती हूँ कि 21 जून को पहला योगा दिवस था स्टेडियम में, और मैं योगा दिवस में गई हुई थी और वहाँ पे मुझे एक पत्रकार मिला। पत्रकार के माध्यम से मुझे पता लगा कि 17 जून 2015 को सिविल हॉस्पिटल में एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है जी। और कविता नाम की 2 महिलाएं थी, जो एक ने बेटे को जन्म दिया और एक ने बेटी को जन्म दिया। जिसने बेटी को जन्म दिया था तो उसने मतलब गलती से हॉस्पिटल में उनका टैग बदला गया, और जो बेटे वाली माँ थी वो बेटी का टैग लग गया और बेटी वाली थी जो बेटे का टैग लग गया। तो उसकी दादी ने ये कहा कि भाई हमारे घर में तो बेटा पैदा हुआ, क्योंकि पहले 2 बेटियाँ उसके पहले थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में तो बेटा पैदा हुआ है, ये बेटी हमारी नहीं है, हम इसको दूध नहीं पिलाएंगे। तो वो 3-4 दिन से मुझे पता लगा कि भाई एक जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही। तो मेरे मन में एक पीड़ा हुई उस बच्ची के लिए कि एक बच्ची जो पैदा हुई है उसकी गलती क्या है, वो सिर्फ इतना कि वो एक बेटी है। जी। तो मैंने बताया कि भाई एक बार मुझे बताओ कि वो मैं वहाँ पहुँची और जाके मैंने उसकी दादी से बहुत ज़्यादा विनती की। 1 घंटे तक हमने उसकी दादी को समझाया कि एक मैं चलो ठीक है आपकी बेटी नहीं है, लेकिन मानवता के नाते आप इस बेटी को दूध तो कम से कम पिला ही सकते हो। एक माँ दूध तो पिला ही सकती है। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इसको दूध नहीं पिलाएंगे। तो मैंने उस दादी को एक चैलेंज किया था कि ये आपकी बच्ची है और मैं वादा करती हूँ कि ये बच्ची आपको ही दिलाकर मैं रहूँगी और इस बच्ची का हक दिलाऊंगी, इसको इसकी माँ तक जरूर पहुँचाऊंगी, ये मैं वादा करती हूँ। और ये कह के हम वहाँ से उठ के आ गए थे। और वो मेरी लड़ाई पहली लड़ाई थी और मीडिया ने बहुत साथ दिया, सामाजिक संगठनों ने बहुत साथ दिया और सभी ने मिलके 135 दिन के बाद एक दिन मैंने अनशन तक भी करना पड़ा था उस बच्ची के लिए, क्योंकि उसका काफ़ी दिन के बाद उसका डीएनए हुआ था। डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ रही थी, जो एक दिन का अनशन करना पड़ा और उसको 135 दिन के बाद उस बच्ची को उसके परिवार तक पहुंचाया था। बस वो मेरी शुरुआत वहाँ से थी बच्चियों के लिए। और उसी दौरान अगर मान लिया मैं, हो सकता है कि उस बच्ची की लड़ाई लड़ने के बाद मैं, क्योंकि मैं बिजनेस करती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता था, तो हो सकता है कि मैं उसके बाद वापस घर फिर अपने बिजनेस में
वो हो जाती और मैं मतलब ना भी सेवा में आती। लेकिन उसी दौरान 2 बच्चियां और मेरे सामने ऐसी आई थी। एक जाटल रोड जो फ्लाईओवर के नीचे एक बस्ती है, खटीक बस्ती है क्या, उसमें वहाँ पे एक बच्ची को पोलोथीन में रोक के उसकी माँ ने पैदा करके और पोलोथीन में रोक के उसको झाड़ियों में फेंक दिया था। और उसी दौरान एक बच्ची को जो वहाँ पे बाल आश्रम था, बाल आश्रम के बाहर पालने में एक बच्ची को छोड़ गए थे। ये 2 बच्चियां भी उसी दौरान 135 दिन के दौरान ये 2 बच्चियां और हैं जो मेरे सामने आई थी। बस उसके बाद मैंने अपना देह बना लिया कि भाई इन बच्चियों की लड़ाई मैं लड़ूंगी। जी जी बहन जी, आपने एक समिति भी बनाई हुई है, उस समिति के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने 5 सितंबर 2016 को नारी तुंदरानी उत्थान समिति का गठन किया था, क्योंकि जब मैंने उस बच्ची की लड़ाई लड़ी थी तो वो हमने सभी संगठनों ने मिलके लड़ी थी और सभी का साथ उसमें मिला था। तो फिर उसके बाद भी मैं जैसे सेवा करती रही, मैं अकेली लगी रही। एक दिन मेरे ऊपर राजनीति दबाव आने शुरू हो गए कि भी आप राजनीति में आओ, आप राजनीति ज्वाइन करो। तो मेरे ऊपर काफ़ी दबाव आने शुरू हो गए थे। तो मुझे लगा कि भाई ऐसे तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, बार बार में मुझे राजनीति में आने के लिए दबाव डालते रहेंगे। तो उनसे बचने का एकमात्र मेरे पास यही सहारा था कि भाई क्यों ना मैं अपनी समिति बना के मैं बेटियों की लड़ाई जो मैंने लड़नी है, जो मैंने ज़रूरतमंद की लड़ाई लड़नी है या गरीब की लड़ाई लड़नी है, तो मैं एक समिति के माध्यम से लड़ूं। और मुझे पता था कि भाई अगर अकेली मैं कुछ करूंगी तो शायद जैसे मान ले कई बार जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो एक अकेला आदमी खड़ा और एक कोई समिति या संगठन वहाँ पे खड़ा है तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि भाई इसके साथ समिति में और भी महिलाएं या पुरुष इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो उसके बाद मैंने उस समिति का गठन किया था 5 सितंबर 2016 को। बहन जी, ये तो बिल्कुल सच्चाई बात है। एक आदमी अलग होता है और टीम जो होती है वो वर्क करती है, उससे ज्यादा हौसला मिलता है। बहन जी, आपने बताया कि ना आपने छोटी छोटी बच्चियों की इतनी मदद की, सबसे पहले आपने एक नवजात बच्ची की मदद की है। बहन जी, इतना हौसला कहाँ से मिलता है आपको काम करने का? देखो, ये हौसला तो हर नारी के अंदर होता है। हर नारी में एक झांसी की रानी होती है, हर नारी में एक दुर्गा होती है, हर नारी में, नारी तो खुद ही हौसलों से बनी हुई है, क्योंकि हम नारियां हैं तो आप पुरुष हो। अगर हम नारियां ही नहीं होंगे तो पुरुष कहाँ से होंगे? आप ये मानो कि जब नारी एक पुरुष को पैदा कर सकती है, एक जीव को पैदा कर सकती है, तो वो कितनी शक्तिशाली होती है, वो कहने की जरूरत शायद नहीं होगी। जी बहन जी, एक वाक्य था आपका बहुत बड़ा, ज्यादा वायरल भी हुआ था फेसबुक वगैरह पे, मैं देख रहा था। एक दिन आप सुबह सुबह राजस्थान पहुंच गए थे और आपके साथ बड़े भाई हर्ष भी थे। क्या वाक्य था वो, क्यों पहुंचे थे आप सुबह सुबह वहां पे? हमारे पास एक ना फोन आया था कि भाई कोई लड़की है जो उसने बोला था कि भाई मैं मरने जा रही हूँ जी, और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मेरा परिवार भी मेरे साथ नहीं ही है और मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो लड़का भी मेरा साथ छोड़ गया। और इस तरीके का जब वो भाई मैं तो मरने की कगार पे हूँ, मैं जहर लेके बैठी हुई हूँ, ये इस टाइप की उसने बातें करी थी। तो हमें लगा कि भाई अगर हमें हमारी वजह से किसी की जान बच जाए तो राजस्थान थान क्या, अगर मुझे श्रीलंका तक भी जाना पड़ जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। तो उस एक बच्ची की जान की ऊपर अगर बनी थी तो उस बच्ची की जान बचाना मेरा दायित्व था और वो कहीं भी हो वो जाना मेरा फर्ज भी है। जी बहन जी, तो बड़ी अच्छी बात है, बहनों के लिए दिन रात लगे रहते हो। बहन जी, कोई ऐसा कुछ मुद्दा याद है आपको जिसमें आपने किसी की मदद की हो और आपको मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिली हो, शांति मिली हो मन को, मैंने इस आदमी की या इस इंसान की मदद की है और मेरे को बड़ी खुशी मिली है? कोई ऐसा कुछ बात याद हो? ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो भी मैं जिसकी मदद करती हूँ मैं जरूरतमंद की ही करती हूँ, गरीब की ही करती हूँ। तो संतुष्टि तो मुझे सभी काम करके मिलती है, मैं चाहे किसी का भी अच्छा करती हूँ थोड़ा सा अपने सामर्थ्य अनुसार, तो खुशी आपको भी मिलेगी। आप कोई अच्छा काम करेंगे आपको भी खुशी मिलेगी, मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो मुझे भी खुशी मिलती है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिनको देख के अगर मैं एक एक बताने लग जाऊं तो शायद पूरा दिन लग जाएगा। बहुत उदाहरण ऐसे हैं कि जो मोटे मोटे मैं 2-4 बता भी दूंगी आपको, जो मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली। एक वाक्य मेरे सामने ऐसा आया था कि एक ऐसा परिवार मुझे मिला था मिनी सेक्रेटरीट में कि एक माँ वहाँ खड़ी होकर रो रही थी और किसी ने, मैं जब आने लगी तो मेरे को कहा कि प्रधान जी एक बार सुनना बात। मैंने कहा क्या होगा? कि ये माँ खड़ी होकर रो रही है, इसकी बात आप सुनना। मुझे उस माँ ने बताया कि उसके बेटे की शादी हुई थी, 1 महीने बाद ही उसकी पुत्र वधू ने उस लड़के को ऐसा कुछ कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली थी।
आत्महत्या करने के बाद उसकी पुत्र वधू ने किसी और के साथ, जिसके कारण वो मतलब उसने आत्महत्या करी थी, उसके साथ जाके 4 दिन के बाद शादी कर ली। वो माँ रो रही थी, 8-7 महीने हो गए थे। वो उस माँ ने बताया कि मैं 54 बार या 57 बार नीचे आईओ से लेके थाने के और डीजीपी तक 54 बार वो महिला मिली थी। और उसने बताया कि थाने में उसको धक्के, अखबार में उन्हें मुझे अखबार दिखाया कि थाने में उसको धक्के मार के वहाँ से भगा दिया था, और वो फोटो भी उसने मुझे अखबार में दिखाई थी। तो उस माँ को लेके, हालांकि मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए कहीं जा रही थी, लेकिन उसी समय मैं उसको अधिकारियों के पास लेके गई। और 8 महीने हो गए थे। अधिकारियों ने मुझे वादा किया था कि भी हम 10 दिन के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार करेंगे और उसको सज़ा दिलाएंगे। और 1 हफ्ते के बाद उसको सज़ा मिली थी, यानी कि वो दोनों गिरफ्तार हुए थे, वो लड़का भी और वो लड़की भी। और तब मैं, उस माँ ने मेरे हाथ चूमे थे। मैं, दिवाली का समय था जब वो गिरफ्तार हुआ, और दिवाली के समय मैं उसके घर दिवाली देने गई थी। जी जी। तो मैं खुद उसके घर दिवाली देने इसलिए गई थी कि उस माँ को आज शांति मिली है कि आज उसके बेटे के जो दोषी हैं आज वो अंदर गए हैं। मैं बहुत दूर से पूछती पूछती उसके घर पहुंची और मैं उसको दिवाली दे के आई थी। उस दिन वो माँ मेरे हाथ चूम के रो रही थी सभी महिलाओं के सामने कि ये हमारे लिए भगवान है, कि जब हम 8 महीने से चक्कर काट रहे थे और ये एक ऐसी महिला है जिसने हमारी लड़ाई लड़ी, और आज देखो ये खुद मतलब मेरी खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ तक पहुँची है। तो उस दिन मुझे थोड़ा सा ये, मैं भी भावुक हुई थी कि एक माँ के मैं काम आ सकी। और एक ऐसा ही उदाहरण मैं आपको और देना चाहती हूँ कि रात को एक दिन 11 बजे के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है एक मेरे जानकार का कि बहन जी क्या मैं आपसे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ। मैंने कहा ज़रूरी काम है। मैंने कहा कोई नहीं, आप करो। उसने बताया कि एक गाँव की, एक घर की 3 जवान बेटियाँ हैं, घर से गायब हैं सुबह से, और सुबह से शाम हो गई। वो पेपर देने के लिए गई थी लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। 2 सगी बहनें थी और एक उनके चाचा ताऊ की लड़की थी, तो वो अब तक घर नहीं पहुंची। और उस लड़की का आखिरी कॉल उनके पास 2-2:30 बजे आया होगा, और उन्होंने कहा कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, और हम बम्बे जा रहे हैं, हाँ मैं एक्टर बनने के लिए जा रहे हैं जी। उनके पास कोई फ़ोन नहीं था। उसका परिवार दुखी हुआ। उन्होंने देखा कि भी वो, उनका जो फ़ोन आया था उन्होंने पता लगाया कि वो करनाल का कोई नंबर था। वो करनाल थाने में जाते हैं, करनाल वाले कहते हैं कि पानीपत आपका थाना लगता है। वो पानीपत आते हैं, पानीपत 29 सेक्टर से सिटी थाना, सिटी थाना से 29 सेक्टर, ये होते होते रात के 11:30 बज गए। मैंने कहा कि कोई नहीं, जो वहाँ पे है मेरी बात करा दो, क्या मामला क्या। तो उन्होंने पूरा मामला बताया। मैंने कहा भी जो भी यहाँ पे पुलिस वाला बैठा है उससे मेरी बात करा दो। उन्होंने मेरी बात कराई और मैंने उनको बोला कि भाई ये आपके घर की अगर कोई भी बेटी, अगर ऐसे जवान बेटी घर छोड़ के चली जाएगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। जी बिल्कुल बहन जी। और आप मुझे ये बताओ कि एक घर की 3 बेटियां गई हुई हैं और इनके ऊपर इतना बड़ा, चाहे वो अपनी मर्जी से गई, चाहे कोई उसको भगा के ले जा रहा, तो अगर किसी के घर की बेटियां जाती है तो उसके दिल पे क्या बीतती है। वो आपके घर भी जवान बेटियां होंगी, आप देखो। तो मैंने उसी टाइम अधिकारियों से बात करी और उनके संज्ञान में ये मामला डाला, और तुरंत प्रभाव से वो नंबर ट्रेस करके उन्होंने एक टीम गठित करके और उस लड़के को ईदगाह रोड से उठाया। वो लव जिहाद का वो केस था। उन्होंने लड़कियों को नारी उसमें सखी सेंटर में करनाल रोक रखा था। सुबह उनकी ट्रेन थी बम्बे के लिए और सुबह उन्होंने जाना था। तो कहने का मतलब ये है कि रात को 3:30 बजे ही लड़कियों को वहाँ से उन्होंने उठाया, वहाँ सखी सेंटर से, और वहाँ से ईदगाह रोड से उस लड़के को उठाया। तो उस परिवार ने सुबह जब मेरे पास, क्योंकि रात थी तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया, सुबह उस परिवार का फ़ोन आया कि हम मिलना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैंने कहा धन्यवाद नहीं, ये मेरा दायित्व था, कोई मुझे नहीं पता कि वो परिवार कौन था। हालांकि मैं आज तक उनसे नहीं मिली जी। और न उन्होंने मिलने की कोशिश बहुत करी लेकिन मैं उनसे नहीं मिली। मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, आप कैसे मेरे सामने वो फेस कर सकते थे कि इनकी बेटियों ने इतना बड़ा किया, और वो लव जिहाद का केस था। जी बहन जी, बड़ी आपने अच्छी बात बताई है कि 3 बहनों को आपने घर पहुंचाया और एक माँ को इंसाफ दिलाया, वहीं से हौसला मिलता है। मैं समझ चुका हूँ बहन जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। कोई ऐसा और उदाहरण हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो और उन बहनों को बताना चाहते हो जो हौसला बनाने के लिए तैयार है? एक बार मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आता है कि भाई एक लड़की को ना उसके ही परिवार ने एक घर के अंदर रोक रखा है, और रोक के वो 2 दिन मतलब उन्हें खाना पीना कुछ नहीं, बाहर से लोग लगा के उसका परिवार उसको छोड़ के वहाँ से चला गया। जी जी। तो मैंने कहा भी थाने में आ जाओ, क्योंकि अगर हम किसी का ताला हम नहीं तड़वा सकते। जी जी। तो मैं वहाँ पे, हम पुलिस को लेकर वहाँ मौके पे पहुँचे और अंदर जाके देखा कि एक रस्सियों से उसके ही परिवार ने मतलब रस्सियों से बांध के अंदर डाल रखा था। और ऐसा ही एक मेरे पास और एक फ़ोन आया था कि एक बुजुर्ग जो दादी थी उसको एक गाँव में उसके ही पुत्र वधू ने उसको अंदर रस्सियों से मतलब बांध के एक कमरे में, गांव का मामला था, उसको अंदर रोक रखा था। वो मेरे पास फ़ोन आया। ऐसे ही मेरे पास एक दिन फ़ोन आता है सुबह
कि भाई एक बेटी है और वो नाबालिग है 16 साल की और वो प्रेग्नेंट है और वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं और उसका परिवार की कोई भी सुनाई नहीं करा। बहुत गरीब परिवार से थी, यानी कि उसका फादर रिक्शा चलाता था और मतलब इससे गरीब और क्या होगा जिसका फादर रिक्शा चला के अपना गुजारा करता हो। बिल्कुल बहन जी। और वो कहने लगे कि थाने वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। तो मैं थाने में जाती हूँ उनके साथ 10 बजे अगले दिन, और जब मैं एसएचओ से जाके बात करती हूँ कि उस लड़के को ढूंढो और लड़की देखो प्रेग्नेंट है, कहाँ जाए परिवार, कहाँ जाए, इतने गरीब हैं, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं। इतने शरीफ और इतने सादे वो थे कि उनको ये पता ही नहीं था, क्योंकि छत का छत लगती थी, लड़की को पता ही नहीं कि तेरे साथ कब क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो मकान बेच के भी चले गए, फ़ोन भी उनका 2 महीने से बंद है। पुलिस कहने लगी हम कहाँ से ढूंढे। तो उसके परिवार ने कुछ थोड़ा सा मुझे हिंट दिया कि भाई वो प्रॉपर्टी डीलर है, यहाँ पे उसकी तहसील कैंप में उसकी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है। मतलब उसने कुछ इशारा सा मेरे को 2-4 बातें बताई। मैंने पुलिस को बताया भाई ये 2-4 चीजें हैं, आप इससे ढूंढ सकते हो, पुलिस चाहे तो क्या नहीं ढूंढ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, शाम को आप दोबारा फिर आना उनको। मैंने कहा कि भाई चल कोई बात नहीं, इतनी मेरे लिए काफ़ी है, या तो आप ढूंढो नहीं तो 2 घंटे में मैं ढूंढ को आपके सामने पेश करूंगी। और मैं मतलब ये है कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने उसको पुलिस के मतलब उसके घर से उसको अरेस्ट करवाया था लड़के को। और पुलिस कोशिश करे तो क्या नहीं होता। और ऐसी कितनी बेटियां हैं जो घर छोड़ के चली जाती है। वो थाने में जब जाते हैं, वो कई तो थाने में जाते ही नहीं, वो कहते हैं कि हमारी सुनाई ही नहीं कर रहे, हमारी बेटी घर छोड़ के चली गई, नाबालिग है। तो उन बेटियों को चाहे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, कैसे भी करके मैं इस तरीके के मैसेज, कौन कौन उनके कांटेक्ट में हैं, उनसे मैं इस तरह कांटेक्ट करती हूँ कि भाई किसी न किसी के माध्यम से मुझे पता लग जाए भाई ये बच्ची कहाँ है। तो मैंने खुद भी अपने उस पे लेवल पे भी मैंने बच्चियों को ढूंढवाया है। उनको मैंने खुद कहा कि भी अगर आप, वो कहते हैं जी हम थाने में गए, हमारी दरखास्त वो नहीं करी, मैं कहा कोई नहीं, थोड़ा सा हिंट मुझे दो। तो कई ऐसे भी मामले हैं जो मैंने खुद भी ट्रेस करवाए। बहन जी बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियां अपनी मन मर्जी से बाहर जाती है, मन मर्जी से किसी के साथ चली जाती है। तो उन मुद्दों में आप क्यों जाते हो जब वो लड़की अपनी मन मर्जी से गई है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो कानून से ऊपर मैं नहीं। जी बिल्कुल बहन। मुझे पता है कि 18 साल से जो नीचे लड़कियां हैं वो नाबालिग हैं। जी जी। अगर वो लड़कियां अपनी मर्जी से भी जाती हैं तो कानून कहता है कि वो नाबालिग है जी, तो उसको यानी कि बेला फुसला कर ले जाया गया है। तो ये कानून में है, या तो सरकार कानून बदल दे, 18 साल से नीचे कर दे, 16 साल कर दे, तो हम भी मान लेंगे कि भाई लड़की अपनी मर्जी से गई है। तो मैं कितने आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उन युवाओं को कहना चाहती हूँ, हर नागरिक को कहना चाहती हूँ कि अगर 16 साल से 18 साल से नीचे अगर आप किसी लड़की के साथ जाओगे, जैसे कल का ही वाक्य है कि 18 साल से नीचे 16 साल की वो लड़की है, वो चाहे अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई लेकिन गलती लड़के की है। 18 साल से नीचे अगर लड़की किसी लड़के के साथ संबंध बनाती है या किसी लड़के के साथ जाती है, चाहे वो उसकी रजामंदी भी है, तब भी दोषी लड़का है। तो ये लड़कों को देखना होगा और लड़कों को समझना होगा कि लड़की अपनी मर्जी से भी जाएगी तो दोषी लड़का होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहती हूँ उन लड़कों को कि भाई आपने कम से कम ये ध्यान रखना होगा कि लड़की अगर कोई आपको अपनी तरफ से भी अगर ऑफर करती है तो आपने बचना होगा। जी बहन जी बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी। बहन जी एक वाक्य हमें पता चला था कहीं से, आपने ना पुलिस को चैलेंज दिया था, कुछ वाक्य वो याद है हमारे दर्शकों को बताए? आपने पुलिस को चैलेंज दिया था, काफी अच्छा सुर्खियों में रहा था वो मामला। चैलेंज तो मैं पुलिस को देती हूँ। एक मामला आया था हनी ट्रैप का मेरे सामने, जी और लड़की को ही गिरफ्तार कर दिया था पुलिस ने, और मुझे अगले दिन पता लगा था। तो मेरी पुलिस से झड़प भी हो गई थी उस मामले में, और मैंने चैलेंज किया था कि मैं उसको गिरफ्तार करवाऊंगी, पुलिस को बोला था मैंने जी। और उसको गिरफ्तार भी करवाया था 24 दिन के बाद जी। तो ऐसे कई चैलेंज तो कई बार ही पुलिस को होते हैं। जैसे एक बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे जी। तो मैंने पुलिस को बोला भी था कि भाई ऐसे ऐसे बच्ची को छोड़ के चले गए। तो जब आप इतनी सारी बेटियों को फेंक जाते हैं, छोड़ जाते हैं, आप उनको नहीं ढूंढते, तो आज तक एक भी माता पिता पुलिस ने नहीं ढूंढा है अभी तक जो फेंकी हुई बच्चियों के माता पिता। और एक ऐसा ही वाक्य मेरे सामने आया था कि हॉस्पिटल में जुलाई में 2018 या 18 की बात है, तो जुलाई में एक बच्ची को पैदा करके छोड़ के चले गए थे। और मैंने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाली थी, और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास किसी को फ़ोन आया था, और काबड़ी से मैंने उसकी नानी और उसकी लड़की की माँ को गिरफ्तार करवाया था। जब मेरे पास फ़ोन आया, मैं गांव में चली मीडिया को लेके कि भाई उसको अरेस्ट करवाऊंगी, तो मुझे वैसे ही एकदम से ध्यान आया कि क्यों ना मैं पुलिस को फ़ोन करूं, क्योंकि गांव का मामला है, कभी ऐसा ना हो कि मेरे पीछे ही गांव लग जाए, और ख़तरा तो है ही। तो मैंने डीएसपी दुगन साहब थे उस टाइम पे, मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, उसके
परिवार का पता लगा तो उन्होंने कहा कि बहन जी बिल्कुल भी आपने अकेले नहीं जाना, पुलिस को साथ लेके आप जाओगे, गांव का मामला कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे हालांकि पुलिस का 1.5 घंटा मैंने अड्डे पे इंतज़ार भी किया, 1.5 घंटे तक मैं गांव के अड्डे पे खड़ी रही। 1.5 घंटे के बाद वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और उसके बाद हमने उस परिवार को वहाँ से अरेस्ट करवा। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पुलिस को कई बार मेरी झड़प हो जाती है पुलिस से, लेकिन जो आईओ है वो मेरे को नहीं समझ पाते। केस का जो आईओ होता है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, मैं जब किसी केस में आती हूँ तो वो मेरी बात को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। वो हर बात को उसी तरीके से ले जाते हैं और उनको पता होता है कि ये झूठ है ये सच है। मैं अपने तरीके से भी देखती हूँ ये झूठ है ये सच है, लेकिन वो नहीं समझते। लेकिन एसएचओ भी समझ लेता है, वो डीएसपी एसपी उच्च अधिकारी जो होते हैं, डीजीपी तक मुझे कई बार जाना पड़ता है, तो वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन जो आईओ हो वो कई बार मेरी बात को नहीं समझता, एसएचओ भी कई बार नहीं समझ पाते। लेकिन एसपी और आईजी डीजीपी मतलब उच्च अधिकारियों के पास अगर मुझे मैसेज करना पड़ता है या मैं जाना पड़ता है, पहले तो ऐसा था कि पिछले 5 साल में जैसे 3 डीजीपी आ चुके हैं, मैं जब समाज सेवा में आई हूँ तो मुझे जाना पड़ता था उनके पास बच्चियों को लेके, अगर कोई मामला होता था तो मैं लेके जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा इतना जरूर हो गया कि भाई मैं मैसेज और फोन से काम चल जाता, अब बहुत कम जाती हूँ सीधा लेके। अब मैं कोई ऐसा मामला आता है तो मैं मैसेज भेज देती हूँ पूरी डिटेल की ये मामला है सर, और ज्यादा ही अगर कोई ऐसा मामला आ जाए तो मैं लेके जाती हूँ। जी बहन जी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हुए होंगे आपके साथ जिसके आप साथ खड़े हो वो झूठा निकल गया हो, कुछ मुद्दा ऐसा कुछ याद हो? ऐसे जो महिलाओं के मामले जो आते हैं वो तकरीबन मैं उनसे उल्टी हटती हूँ, तो वो तकरीबन मामले ऐसे मेरे सामने आए हैं। 1-2 का मैं उदाहरण भी आपको दूंगी कि ये मामले मेरे पास आए हैं। एक बार एक महिला आती है, वो कहती है कि एक लड़के ने मेरे साथ रेप किया और जब मैं उसकी तह तक गई, मैंने कहा कि कोई नहीं, मैंने एसपी साहब को बताया कि भी ऐसे ऐसे एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई है और उसको गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस, मुकदमा दर्ज है। तो बाद में मैंने कहा कि सर मेरे को सिर्फ इतना पता, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मैं जब खुद अपनी उससे मैंने जांच की तो मुझे पता लगा कि भी वो लड़की है वो जो 2 नंबर का काम करती है। और मैंने खुद ही फिर एसपी साहब को उसकी पूरी डिटेल बना के भेजी। ये 2019 की बात है कि भाई ऐसे ऐसे ये महिला है और इसके का जो करैक्टर है वो ऐसा है। और मुझे पता लगा, जो कि ना मैं लड़के वालों से मिली थी, लड़की मुझे लड़की ही मिली थी, लड़का मुझे मिला भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने तरफ से ही उनको बताया कि जिस लड़की का मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कल को एसपी साहब को इस बारे में पता लगेगा ये झूठी बात लेके आ गई या झूठी किसी की लड़की की हेल्प करने आई तो इनकी नज़र में मैं गलत ना साबित हो जाऊं। तो मैंने 4 दिन के अंदर अंदर ही उसका निकाल के और मैंने एसपी साहब को बता दी थी उसकी रिपोर्ट कि ये लड़की इस टाइप की लड़की है और इसलिए ये मुकदमा दर्ज जिस लड़के पर करवाया है वो गलत करवा रखा है। ऐसे ही एक दो बहनें थी और दोनों बहनों ने किसी अपने पति के ऊपर, पति के दोस्तों के ऊपर झूठा आरोप लगाया था रेप का ही, और 2-3 महीने तक मीडिया को भी गुमराह करती रही और सबको गुमराह करती रही। पुलिस के साथ जा के बैठ जाती, उनको गिरफ्तार नहीं करते। और कोर्ट में किसी वकील ने मुझे वो मिलवा दिए कि भाई आप इसको लेके जाओ। तो उस टाइम पे मैडम होती थी संगीता कालिया जी, मैं उनके पास लेके गई, उन्होंने आदेश भी दे दिए थे कि भाई उनको गिरफ्तारी के। लेकिन जब एसएचओ ने मुझे पूरी बातें बताई कि बहन जी ये मामला ये है, ये घरेलू लड़ाई है जो इनकी, उसका मामला, लेकिन ये झूठा आरोप लगा रही है। जब मैंने उन महिलाओं दोनों बहनों से अकेले में बात की, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उन्होंने अपने आप ही मुझे बोल दिया कि भाई सच में ही हमारे साथ कुछ नहीं हुआ और हमारा लड़ाई झगड़ा था और मेरे पति ने मुझे मारा था और मेरी बहन को भी मारा था, तो इसलिए किसी ने हमारे को बोला कि आप रेप का मुकदमा दर्ज करवा दो। किसी वकील ने उनको सलाह दी कि आप रेप का मुकदमा दर्ज कराओगे तो पुलिस आपकी सुनवाई करेगी। तो वो मैंने मुकदमा भी वो मैंने करवा के कैंसिल करवाया था। तो मतलब वो कई मामले हैं महिलाओं के जो मेरे सामने आते हैं और वो झूठे होते हैं। जैसे अभी एक मामला मेरे सामने आया, एक लड़के, और कुछ दिन पहले की बात है कि एक महिला मेरे पास आती है और वो कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ और वो गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस उनको, जो 2 दोषी हैं। आपको भी पता लगा होगा कि फेसबुक पे दोस्ती करी, बाद में वो मैंने उस महिला के बारे में मैंने उससे पूरी बातें सुनी। उसने बताया कि एफिडेविट दे रखा है इसने, ये मैंने वहीं से बात पकड़ ली कि भाई एफिडेविट दिया है तो कहीं ना कहीं ये महिला गलत है। मैंने कहा कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती, पहले आप शिकायत देते हो, फिर आप समझौता करते हो, फिर दोबारा आप शिकायत देते हो, फिर आप समझौता करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में कुछ काला है।
तो मैंने जब पुलिस से उसके के बारे में बात करी, डीएसपी साहब ने मुझे डिटेल में बताया कि ये लड़की झूठी है और झूठ बोल रही है। फिर दूसरा पक्ष मेरे पास आता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से मेरा नंबर लेके, मैंने वो फेसबुक पे डाला था तो उन्होंने मेरा नंबर लेके उन्होंने मुझे सारे प्रूफ दिए और आज वो लड़की, वो हनी ट्रैप का मामला मिला तो आज वो लड़की फरार है, हालांकि हो जाएगी गिरफ्तार। तो कहने का मतलब ये है कि काफी मामले ऐसे हैं जो मेरे पास आए हैं, मुझे पता लगा ये गलत है और मैं खुद अधिकारियों को बताती हूँ ये मामला झूठा। जी बहन जी, आपने सोशल मीडिया की बात बताई, कुछ वाक्य हमें भी सुने थे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी मदद करते हो, छानबीन करते हो, कुछ परिवारों को आपने मिलाया है, कुछ ऐसे कोई वाक्य याद हो बताना? सोशल मीडिया पे मैं ये करती हूँ, जैसे एक बुजुर्ग महिला थी वो मतलब भिवानी के पास कोई गांव था, वहां से यहाँ पे पहुंच गई थी वो पानीपत में। और मेरे पास दो आदमी उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग महिला है, वो यहाँ पे रो रही है बैठ के रेलवे स्टेशन पे। मैंने कहा कि रात का टाइम था, मैंने कहा कि भी आप उसको महिला थाना में लेके आ जाओ, क्योंकि दूर में जा नहीं सकती रात के समय। तो मैंने कहा कि महिला थाना में आप लेके आ जाओ। तो महिला थाना से हमने वो उसको रात को बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्योंकि मैं अपने घर नहीं रख सकती थी, क्या पता बुजुर्ग महिला को क्या हो जाए। तो मैंने सोशल मीडिया पे वो उसके नाम गाम पूछ के सोशल मीडिया पे वो डाला। उसके बाद सुबह उसकी बेटी उसको लेके गई। ऐसे ही एक और लड़की थी जिसके बारे में मेरे पास एक केस आया था बाहर का, मैंने सोशल मीडिया पे उस गाँव का नाम डाला, सरपंच का नंबर लिया, मैंने सरपंच से बात करके उसकी तहकीकात करी। वो लड़की झूठ बोल रही थी, उसने अपने सुगे मामा के लड़के से शादी कर रखी थी, मेरे से को उसने झूठ बोला था, मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। ऐसे ही एक और सोशल मीडिया पे मैंने एक लड़की का केस डाला था, मैंने वहां उस गांव का नंबर मांगा, उस गांव में उसकी छानबीन करी। मतलब ऐसे बहुत एक नहीं अनेकों ऐसे हैं जो मैं पुलिस में ना जाके सोशल मीडिया से मैंने खुद उन गाँव से संपर्क किया और मैंने उनको पहुंचा। बहन जी, पीछे हमने देखा था, अखबार में भी देखा था, कई बार आपको धमकियां भी मिली है और पीछे आपको पुलिस सिक्योरिटी भी मिली थी। अभी भी पुलिस सिक्योरिटी है या फिर ऐसे ही घूमते हो आप? वो तो ऐसा था कि मेरे को धमकी तो क्या क्या कहूँ मैं बाप को। पुलिस सिक्योरिटी मुझे मिली थी एक केस में, 4-5 दिन रखी थी मैंने, लेकिन उसके बाद मैं खुद ही तंग आ गई थी कि भाई मैं जहाँ जाऊँ वहाँ साथ में सिक्योरिटी तो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैंने खुद मना कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि भी धमकी मिले। हम तो शेरनियां हैं, महिलाएं तो शेरनी पैदा हुई, हमें डर लगता ही नहीं। और जब मरना ही होगा एक दिन, तो जब आ रही होगी तो क्या सिक्योरिटी करेगी? जब इंदिरा गांधी को मारा था या तो सिक्योरिटी थी या नहीं थी? बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सिक्योरिटी अब नहीं है और ना मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती कि वो कोई मेरे खिलाफ जाए या ना जाए। मैं सबकी बातें सुनती हूँ, दूसरा पक्ष भी अगर मेरे सामने अपनी बात लेके आता है तो मैं उनकी भी सुनती हूँ और उनको ये बताती हूँ कि तुम्हारी यहाँ गलती है, तो वो मेरी बात को मान भी लेते हैं। जी बहन जी, बहुत सारे जब आप मुद्दों पर काम करती हो, बहुत सारी बहनों की मदद करती हो, दबाव भी आता होगा आपके ऊपर? दबाव तो देखो हर उसमें आता है। दबाव कई बार प्रशासन का दबाव आता है, कई बार समाज का दबाव आता है, कई बार परिवार का भी दबाव आता है। तो देखो दबाव हर उसमें आता है, लेकिन जब मैंने ठान लिया मैं अपने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। मैं एक बहुत ही स्वाभिमानी महिला हूँ कि मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी। बहन जी, आप आर्य समाज के साथ जुड़े हो और जाट समाज से हो, कभी आपने जाट के जैसे पीछे आंदोलन हुआ था, क्या कभी आपने पक्ष रखा है अपना कि ना हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए? कुछ ऐसा कोई भी ऐसी बात याद हो जिसमें आपने अपने धर्म के लिए या अपनी जात के लिए काम किया हो? देखो, मेरे जब समाज में काम करने निकली थी तो मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं बेटियों के लिए अगर लड़ाई लड़ती हूँ, अगर मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ती हूँ तो मैं जाति और धर्म से ऊपर उठ के लड़ाई लड़ती हूँ। मेरे लिए न कोई जाति है न कोई धर्म है, मेरे लिए मानवता सबसे ऊपर है। और मैं एक उदाहरण आपको अगर देना चाहूँ तो मेरा उदाहरण है कि मैंने एक मुस्लिम समाज की जो बेटी थी 4 साल की, वो उसका परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पीछे मदद मांगी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि हम पार्षद से लेके और मंत्री तक गए और हमारी फाइल को फेंक दिया और उस बच्ची की मैंने मदद करके, वो जल गई थी लड़की 80%, उस बच्ची का मैंने अपने निजी कोष से उस बच्ची का मैंने इलाज करवाया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे लिए मानवता से बढ़ के कुछ नहीं है, जाति और धर्म की मैं कभी बात नहीं करती।
बहन जी, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। आप धर्म के साथ नहीं हो पर एक मानवता के साथ हो। बहन जी, बहुत सारी बहनों के साथ गलत होता है और वो अपना न्याय चाहती है और वो सामने नहीं आना चाहती, तो वो कैसे काम करे? आप उन पर कैसे काम करते हो? कई बार ऐसा मेरे सामने, कई उदाहरण मेरे सामने ऐसे आए हैं कि जो परिवार सामने नहीं आना चाहता, वो क्यों नहीं आना चाहता कि जब किसी को पीड़ित बेटी, सच में अगर जब पीड़ित बेटी के साथ कुछ होता है तो वो ज्यादातर बेटियां आज भी थाने तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जब वो अपनी बात को लेके थाने में पहुंचती हैं तो पहला सवाल थाने वालों का ही उनके प्रति गलत होता है। उनको पता लग जाता है कि कौन गलत है और कौन सही है। जब वो सही भी जाती है तो उनको पता होता है कि ये सही है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उससे गंदे गंदे सवाल पूछे जाते हैं। तो वो वहीं से, जब उनका मुकदमा तक भी दर्ज नहीं होता और वहां से दुखी होकर वो फिर ये सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि हम अपनी शिकायत ना दें, क्योंकि हमारी बेइज्जती भी होगी और हमारे को न्याय भी नहीं मिलेगा, और वो वहां से कई बार उल्टे हट जाते हैं। और कई ऐसे मामले मेरे सामने आए हैं कि थाने से वापस मेरे पास आए हैं लोग। अभी का कुछ दिन पहले का भी मैं एक मामला आपको बताऊं कि एक लड़का और लड़की, दोनों आपस में, दोनों की दोस्ती थी। लड़की के फोटो लड़के के पास थे, लड़के ने उसके फादर को वो फोटो भेजे हैं लड़की के। उसके बाद वो थाने में गए हैं। थाने वालों ने जब उनकी बातें नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि आप मुकदमा दर्ज कराइए। एक वकील बीच में आ गया। वकील ने कहा कि रेप का मामला करेंगे, हिंदू मुस्लिम बनाएंगे, क्योंकि एक हिंदू था एक मुस्लिम था, इस तरीके की बातें आई। वो परिवार डर गया कि कभी ऐसा ना हो कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ नहीं, लेकिन इसको पुलिस और जो वकील है वो इसको रेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस परिवार ने मेरे से मदद मांगी और मैंने उनकी बिठा के, उनका कहने का मतलब ये, उस लड़के से पूछा कि भी तुम्हारी कहाँ तक, लड़की से पूछा। उन्होंने कहा कि हमने अपनी लड़की की शादी भी करनी है। तो उसके फोटो लड़के के पास थे, वो डिलीट करवाए। वो लड़का भी बहुत गरीब परिवार से था, लड़की भी बहुत गरीब परिवार से थी, दोनों ही गरीब परिवार से थे। तो दोनों लड़के ने माफी मांगी। लड़के को एक बात ही बोली थी कि जिंदगी में अगर दोबारा इस लड़की से कॉल किया या कोई बात करने की कोशिश की तो आपको बख्शूंगी नहीं, ये परिवार बाद में और आप बाद में हो। तो अगर मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो थाने से वापस आए, वकील एक बीच में आया जिसने ये करवाने की कोशिश करी कि भाई इसको रेप का मामला, आपको पता ही है कि जाते ही कहते नशीला पदार्थ खिला के मेरी बच्ची से रेप किया, ये किया वो किया, इसको ऐसा अफवाह बना देते। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि भाई अगर हम चाहें तो हम सच के साथ खड़े हों, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, तो सच हमेशा सच होता। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो ये कहते हैं कि भी नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ इतने आदमियों ने रेप कर लिया, ये कर लिया, तो मैं ये कहती हूँ कि कम से कम आप जब थाने में जाओ तो आप कुछ सच बातें लेके जाओ। अगर आप अपनी मर्जी से संबंध बनाते हो तो आप थाने में जाके बताओ कि हमने अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं। बिल्कुल जी। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी मर्जी से बताओ कि हमने मर्जी से संबंध बनाए हैं। तो ये एक बहुत वाक्य मेरे सामने हैं जो मैं खुल के, देखो मैं सबके सामने वो बातें सार्वजनिक नहीं कर सकती। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। बहन जी, आप मदद करते हो, बहनों की मदद करते हो, किस लिए करते हो? पब्लिसिटी के लिए तो नहीं करते? आपको लगता है कि मैं पब्लिसिटी के लिए करती हूँ? बहन जी, तो हमारा पूछने का दायित्व है। अगर मैं पब्लिसिटी के लिए करती तो मैं और भी सामाजिक काम करती हूँ साथ में, बेटियों के साथ में। मैं जो और सभी समाज सेवी करते हैं वो काम मैं भी करती हूँ। चाहे गरीब की बेटियों की एजुकेशन की बात को लेकर लगा लो, मैंने पीछे भी बच्चे गोद लिए थे। चाहे गरीब बेटियों की पढ़ाई की बात है, चाहे गरीब को कोई भी चीज़ स्कूल से संबंधित, चाहे सर्दियों में स्वेटर जर्सी की बात आई, जूतों की बात आई, या मतलब हम आपको पता ही होगा भाई सम्मानित समारोह भी करते हैं साल में 3 बार। मतलब बहुत सारे ऐसे काम है कि भी हम अलग भी इससे अलग हटके भी हमारी समिति करती है। अगर मुझे पब्लिसिटी करनी है तो मेरी वो पब्लिसिटी तो फिर वो भी है जो मैं काम कर रही हूँ, जो हम वो है। अगर मैंने ये बेटियों की जो मैं अपनी जान के जोखिम में क्यों डालूंगी अगर मैंने पब्लिसिटी करनी है? बेटियों के लिए तो मेरी कोई पब्लिसिटी नहीं है, क्योंकि बेटियों के कई ऐसे हैं, आपको तो 5-10 उदाहरण जो मैंने बताए होंगे। आप थानों में जाके पूछो कि कितनी बेटियों के लिए मैं उनसे सीधा लड़ी हूँ, कितनी बेटियों के लिए मैं, अब आप जब से आप आए हो कम से कम भी 5 फोन तो आपके सामने भी आए होंगे कि मेरी बच्चे को मिलने नहीं देते, या मेरी मिसेज मेरे साथ ये कर रही है, या मेरा बेटा ये कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिसिटी इसमें कहाँ से होगी? पब्लिसिटी तब होती जब मैं उन बेटियों की बातों को, मैं तो अगर 200 केस मेरे पास आते हैं तो उसमें से 2 केस सामने आते हैं मीडिया के। क्यों आते हैं? जब वहाँ पुलिस सुनवाई नहीं करती तब वो केस सामने आ जाता है। नहीं तो कोई भी मेरा केस ऐसा है जो मैं किसी को नहीं बताती। अब मुझे एक बताओ, अगर मैंने पब्लिसिटी करनी होती, एक दिन रात को मेरे पास 12:30 बजे एक लड़की का फोन आया, वो अपना घर छोड़ के चली गई थी, 10 दिन के बाद उस लड़की की शादी थी।
अच्छा जी। क्या वो मीडिया में आया कहीं? नहीं। 10 दिन के बाद उस लड़की की शादी थी। जी। उस लड़की ने रात में 12:30 बजे इंस्टाग्राम पे बात करके किसी से मेरा नंबर लिया जी। है। मेरे को फोन पे को पहले उसने एसपी को फोन किया, पहले एसपी को करा, डीएसपी को किसको करा, उन्होंने फोन किया, उन्होंने उसका फोन नहीं उठाया। उसके बाद उसने और कहीं फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर किसी से मेरा नंबर लिया, तो रात में 12:30 बजे मैंने वो बेटी का फोन उठाया है। दिल्ली से वो फोन था, वो बेटी ने कहा कि मैं ऐसे घर छोड़ के आई। 2 घंटे तक उस लड़की को मैं समझाती रही फोन पे। बताओ उसमें क्या पब्लिसिटी थी? रात को मतलब 12:30 से लेकर मैं 2 घंटे तक लड़की को समझा रही हूँ। और उसके बाद अगले दिन लड़की, उसका थाने में मुकदमा दर्ज था। अगले दिन मैं पुलिस वालों के साथ और उसके परिवार के साथ लड़की को दिल्ली से लेके आती। उसमें क्या पब्लिसिटी थी? किसको पता है इस बारे में? बताओ, किसी को पता है कि मैं एक लड़की को दिल्ली से लाई? या तो जिसने मेरा नंबर दिया उसको पता है, या उसके परिवार को पता है, या जो पुलिस वाले साथ गए थे उसको पता, उसको किसी को पता ही नहीं। और तो कितने केस ऐसे हैं जो उनके परिवार के सिवा किसी को पता ही नहीं। तो इसमें पब्लिसिटी कहाँ से हुई? जी बहन जी, बिल्कुल आखिरी प्रश्न, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, बहन जी जो हमारी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बेटियों को नहीं, साथ में बेटों को भी संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप संस्कारी बनो। कि कोई भी बच्चा जब किसी बच्ची के साथ गलत करता है, कोई भी लड़का किसी महिला के, कोई पुरुष किसी महिला के साथ गलत करता है, कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत करता है, तो वो भी उसी माँ की कोख से जन्म लेता है जिस माँ से बेटी कोख से जन्म लेती है। उनके संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी होती है, जो जिसके कारण उनका जो दिमाग हो, उनकी मानसिक जो सोच है वो गलत होती है, और जो बेटियों के साथ गलत करता है। और वही बेटियों की सोच होती है कि जो बच्चों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके बाद में उनके ऊपर रेप का केस मुकदमा दर्ज कराती है। तो समाज है जो 2 पहिए, वो दोनों को एक साथ चलना जरूरी है। तो गलत बेटा भी हो सकता है, गलत बेटी भी हो सकती है। तो माता पिता को उनको संस्कार देने चाहिए, उनके गुरुओं को उनको संस्कार देने चाहिए, आस पड़ोस में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको संस्कार देने चाहिए। और कोई भी किसी के साथ गलत ना करे, क्योंकि वो कोई समय होता है 2 मिनट का, वो गलत कर तो देते हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनको पता लगता है कि तुमने क्या गलती करी थी। 10 साल के बाद उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि तुमने क्या किया था, और फिर उसके बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। और मैं अपनी बेटियों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि बेटियों, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आपके साथ कोई गलत होता है तो आप अपने माता पिता को अपनी बातें बताओ। अपने अगर माता पिता न सुने तो कोई अपनी दोस्त को बताओ, दोस्त भी न सुने तो आप किसी दूसरे अपने टीचरों को बताओ, टीचर भी न सुने तो किसी थाने में जाके किसी को भी जाके अपनी बात, अगर गलत होता है तो उसको बताओ, अपनी आवाज को दबने न दो। आपको बलवान बनना है, संस्कारवान बनना है, चरित्रवान बनना है। आपको सारे गुण अगर आपके अंदर होंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी तरफ आंख उठा के देख। जी धन्यवाद बहन जी, आपने हमें समय दिया और हमारी बहनों के लिए और हमारे भाइयों के लिए और बहुत समाज के लिए इतना अच्छा मैसेज दिया। धन्यवाद बहन जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पानीपत से बहुत बड़ी समाज सेवी वीरांगना कहेंगे हम, झांसी की रानी कहेंगे हम, सविता आर्या बहन जी। तो ऐसे ही हम महानुभूतियों से मिलते रहेंगे, आपको दर्शन कराते रहेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं कुलदीप के कैमरामैन हिमांशु के साथ।